आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर। इसमें यदि हम मेज़रमेंट एरर की बात करें तो जो हम जिस भी वैल्यू को हमें मेज़र करना है उसका हम इनपुट देंगे, तो जो इनपुट दे रहे हैं वो होगी ट्रू वैल्यू, और जो उस इंस्ट्रूमेंट से आउटपुट मिल रहा होगा वो होगी हमारी मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे कि इस मेज़रमेंट में इतनी एरर आ रही है। तो जो मेज़रमेंट एरर है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ट्रू और एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू भी बोला जाता है। टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ 3 टाइप की मेनली एरर्स होती हैं, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। इन तीनों एरर्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और सिस्टमेटिक एरर को हम तीन भाग में और डिवाइड कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं कि ये एरर्स किस वजह से आती है या इसको कैसे कैटेगराइज्ड किया गया है। फर्स्ट है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो होती है वो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से आती है, जो इंसान गलती कर देता है रिकॉर्ड या रीडिंग कर लेने में, उस गलती की वजह से ग्रॉस एरर आती है। ठीक है, मान लो यदि कोई एक्सपेरिमेंटर है या जो एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान है वो रीडिंग ले रहा है, उसकी जो रीडिंग एक्चुअल आ रही है वो तो है 21.5 डिग्री सेल्सियस, पर जो एक्सपेरिमेंटर ने रीड किया है या उसने लिखा है वो क्या है 31.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये बाय मिस्टेक उसने लिख भी सकता है वो गलती से कि उसने 21 ही पढ़ा पर 31 उसने गलती से लिख दिया। ठीक है, केयरफुली उसने लिखा नहीं, या फिर कैलकुलेशन एरर की वजह से भी वो ये लिख सकता है। तो कम्प्लीटली ये किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। इन एरर्स को हम कम्प्लीटली रिमूव तो नहीं कर सकते, पर कुछ हद तक यदि सतर्कता के साथ काम किया जाए तो कुछ हद तक इनको रिमूव किया जा सकता है, पर कम्प्लीटली रिमूव करना इनको पॉसिबल नहीं होता है। इनको 2 तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। पहला तरीका है द रीडिंग शुड बी टेकन वेरी केयरफुली, मतलब जो रीडिंग लेनी है उन्हें बड़ी केयरफुली लेना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है 2 और मोर रीडिंग शुड बी टेकन ऑफ द मेजरमेंट क्वांटिटी, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रीडिंग हमें लेनी चाहिए। जैसे यदि उसमें एक रीडिंग में भी हमने लेने में गलती की तो बाकी 2 में हमें कहीं पता चल जाए कि हमने रीडिंग गलत ले ली है, तो 2 या 2 से ज़्यादा रीडिंग्स लें ताकि जो ग्रॉस एरर है उसके होने की संभावना कम हो। सेकेंड है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को हम 3 भागों में बांटते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। इसमें यदि हम फर्स्ट एरर को देखें, इंस्ट्रूमेंटल एरर को, तो ये जो है 3 मेन रीजंस के कारण होती है। पहला जो कारण है वो है इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट की खुद की कमियों की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो इंस्ट्रूमेंट के मैकेनिकल स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आती है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट के कारण ही आती है, इसीलिए इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल रहे हैं। इसमें या तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर कैलिब्रेशन उसका सही तरीके से नहीं किया गया है, या उसका ऑपरेशन जैसे डिफाइंड है वो उस तरीके से उसको डिज़ाइन नहीं किया गया है, तो इंस्ट्रूमेंट के कारण वो जो है एरर आ सकती है। इस एरर के कारण जो है या तो इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा रीड करेगा या बहुत कम रीडिंग रीड करता है। यदि हम इसमें एग्जांपल में देखें तो मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट में हमने वीक स्प्रिंग काम में ली गई है, ठीक है, तो उस वीक स्प्रिंग के कारण क्या होगा, जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो कम लगेगा, और कंट्रोलिंग टॉर्क कम लगने के कारण क्या होगा, जो रीडिंग है हाई रीड करने लगेगा, और उस जो रीडिंग में एरर आएगी, जो एक्चुअल वैल्यू उसको रीड करनी चाहिए उससे ज़्यादा रीडिंग रीड करेगा। वहीं यदि हम स्टिफ या बहुत हार्ड स्प्रिंग यूज़ कर लें तो वो अपनी रीडिंग से कम जो है वो रीड करेगा वैल्यू, तो वहाँ पे भी एरर होगी। ठीक है, दूसरा जो कारण है इंस्ट्रूमेंटल एरर का वो है मिसयूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यदि इंस्ट्रूमेंट को हम गलत तरीके से यूज़ करें तो उससे भी जो है रीडिंग में एरर आएगी। वो एरर्स किस तरीके से आती है, मान लो ऑपरेटर जो है इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है करंट मेज़रमेंट के लिए, पर वो एक्चुअली जो है वो मेज़रमेंट किसके लिए करना चाहिए था उसको, वोल्टेज के लिए, तो वो मिसयूज़ कर रहा है। जिस वैल्यू को, जिस क्वांटिटी को हमें मेज़र करना था उसको मेज़र ना करके किसी दूसरी टाइप की क्वांटिटी को मेज़र करवाना चाह रहे तो उससे नहीं होगा और एरर आएगी।
और या फिर उसके ज़ीरो एडजस्टमेंट में, मतलब जो उसका पॉइंटर है उसके ज़ीरो एडजस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, ऑपरेटर द्वारा उसने एग्जैक्ट ज़ीरो पे सेट नहीं किया है, तो जो उसकी रीडिंग है उसमें एरर आएगी। और कई इंस्ट्रूमेंट में हम लीड्स भी काम में लेते हैं, जो अलग से वायर काम में लेते हैं उन्हें लीड्स बोला जाता है। उन लीड्स का मान लो हाई रेजिस्टेंस है, तो उन हाई रेजिस्टेंस के लीड्स के कारण भी जो रीडिंग है उसमें एरर आती है। तो इंस्ट्रूमेंट के मिसयूज़ के कारण भी एरर हो जाती है, ठीक है। तीसरी जो है वो होता है लोडिंग इफ़ेक्ट। लोडिंग इफ़ेक्ट से क्या होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट के कारण जो है मेजरमेंट वर्क में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है, तो उसे हम बोलेंगे लोडिंग इफ़ेक्ट। जैसे एग्जांपल लें तो व्हेन द वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड टू द हाई रेजिस्टेंस सर्किट, ठीक है, कोई हाई रेजिस्टेंस सर्किट है, उससे वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में कम होगा क्योंकि हाई रेजिस्टेंस सर्किट है। तो उस सर्किट से जो है यदि वोल्टेज हमें मेज़र करना है तो जो वोल्ट मीटर उसके पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, और पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा, जो करंट की वैल्यू है वो हाई रेजिस्टेंस से फ़्लो ना होकर उस वोल्ट मीटर से फ़्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो एक्चुअल करंट उस हाई रेजिस्टेंस सर्किट से फ़्लो होनी चाहिए थी वो फ़्लो ना होकर किससे फ़्लो हो रही है, वोल्ट मीटर से, तो वहाँ पे रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। यदि हम डायग्राम में देखें तो दो डायग्राम हैं, एक में जो है जो रेजिस्टेंस का सर्किट है वो 20 ओम है, और जो वोल्ट मीटर है उसमें हम मान लें कि एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, एक दूसरे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 200 ओम है, ठीक है। तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है एक्चुअल रेजिस्टेंस से जहाँ हमें वोल्टेज मेजर करना है उससे एक तो I1 फ्लो हो रही है 20/22 एम्पियर, और दूसरे वाले सर्किट में 200/22 एम्पियर करंट फ्लो होगी, ठीक है। करंट डिवीज़न रूल्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ दोनों कंडीशन में जो है करंट डिफरेंट आ रही है, जबकि एक्चुअल रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। ये एरर आ किस वजह से रही है, इस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के कारण, कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना हाई होगा तो उतनी ज़्यादा करंट जो एक्चुअल रेजिस्टेंस सर्किट है उसमें जाएगी और जो मेजरमेंट है वो भी सही आएगा। पर यदि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो जो करंट है लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगी और एक्चुअल रेजिस्टेंस से फ्लो आने वाली करंट की वैल्यू कम हो जाएगी और रीडिंग में जो है एरर आएगी। तो ये जो एरर होती है ये इंस्ट्रूमेंट के किसी रेजिस्टेंस या पैरामीटर के कारण आ रही है, उसे हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। सेकेंड टाइप की जो सिस्टमेटिक एरर है वो है एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर किस वजह से आती है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है या एक्सटर्नल कंडीशन है उसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट के रीडिंग में फ़र्क आता है, तो उसे बोलते हैं हम एनवायरमेंटल एरर। कौन कौन से एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं, ह्यूमिडिटी हो सकती है, टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, मिट्टी या डस्ट और या वाइब्रेशन हो रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के, उसके कारण भी जो है रीडिंग गलत हो सकती है। और भी जैसे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट आ रहा है यदि उस इंस्ट्रूमेंट पे, तब भी उसकी रीडिंग इफेक्ट हो जाएगी। तो इन वजह से यदि रीडिंग चेंज हो रही है तो उसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल एरर। इसको यदि हमें सही करना है तो इसको सही करने का बहुत सिंपल तरीके हैं कि या तो ऐसी कंडीशन में उस इंस्ट्रूमेंट को रखा जाए जिससे ऐसे एक्सटर्नल कंडीशन उस पर इफेक्ट ही नहीं, उसकी वजह से वो इफेक्ट ही नहीं हो रहा हो, ठीक है, उसको शील्ड करके रखा जाए। दूसरा तरीका है यूजिंग द इक्विपमेंट विच इज़ फ्री फ्रॉम दिस इफेक्ट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो जिसका ऐसे प्रभावों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाय यूजिंग द टेक्निक विच एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ दीज डिस्टर्बेंस, या ऐसी कोई टेक्निक यूज़ करें जिससे ये जो जितने भी डिस्टर्बेंस है वो एलिमिनेट हो जाए। नेक्स्ट जो है बाय अप्लाइंग द कंप्यूटेड करेक्शन। थर्ड टाइप की जो सिस्टमेटिक एरर है वो है ऑब्जर्वेशनल एरर। इस एरर में क्या होता है कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के कारण, मतलब जो एक्सपेरिमेंटर है वो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के कारण, उसके रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के कारण जो है एरर आती है। मान लो वो कहीं उसमें इंस्ट्रूमेंट के सामने खड़ा है, उसके पॉइंटर से साइड से देख रहा है, यदि वो साइड से देख रहा है तो उसे, यदि वो लेफ़्ट साइड में खड़ा है तो उसे राइट साइड में पॉइंटर शिफ्ट हुआ दिखेगा, और यदि वो राइट साइड से खड़ा है तो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हुआ दिखेगा। तो वो एग्जैक्ट जो है वो रीडिंग मेज़र नहीं, रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी एरर को हम बोलते हैं पैरेलक्स एरर। और
पैरेलैक्स एरर को रिमूव करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं मिरर्ड स्केल। मिरर्ड स्केल में क्या होता है, जब तक पॉइंटर और उसकी छाया उस मिरर में मैच नहीं कर रही होती है तब तक वो रीडिंग सही नहीं आती है। तो हमें उस पॉइंटर की छाया को उस पॉइंटर को एक डायरेक्शन में ला के देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे उसकी रीडिंग सही आएगी। तो पैरेलैक्स एरर बोलते हैं इसको। और पैरेलैक्स एरर को रिमूव करने के लिए मिरर्ड जो ग्लास होते हैं, मिरर्ड स्केल काम में ली जाती है। थर्ड टाइप की जो एरर है वो है रैंडम एरर। इन सब सिस्टमेटिक एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को रिमूव करने के बाद जो भी एरर बच जाती है जिनका रीज़न हमें पता नहीं होता है उसे हम रैंडम एरर बोलते हैं। ये कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि रैंडम एरर हम किसको बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारी एरर्स हटाने के बाद भी यदि इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो हम उसे नाम देते हैं रैंडम एरर का। ये एक अलग टाइप बना दिया गया है, बस उसमें हमें स्पेसिफाइड नहीं होता है कि इस टाइप की ये एरर है, पर वहाँ उस इंस्ट्रूमेंट में एरर होती है। इसे हम रेजिडुअल एरर भी कहते हैं।